आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 घंटे क्या कुछ हुआ, लाइट्स क्यों बुझाई गई और अमला कहाँ चला गया, और फिर ऑपरेशन थिएटर में दिल वाले डॉक्टर को क्यों बुलाया गया, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे और किस किस्म का प्रोटोकॉल था और इसका भी एक जायज़ा लेंगे। और डॉक्टर्स के साथ साथ ख़ानदान के लोग कौन कौन वहाँ पर मौजूद था, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सोहेल अफरीदी साहब का खिताब, 12 नकात, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया, और फिर हुकूमत और पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमात अचकज़ई साहब और अचकज़ई अपोजिशन लीडर, उनको क्या पैगाम दिया है हुकूमत ने। बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और इन राब्तों के अंदर इमरान खान की रिहाई का मैंडेट जो इन तमाम लोगों को दिया गया कि आपने रिहाई के लिए ये कोशिशें करनी है, वो मौजूद है या नहीं, इसका भी मुकम्मल जायज़ा लेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राज साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपकी इजाज़त से दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंडिपेंडेंट आवाज़ें दबाई जा रही हैं, इनका गला दबाया जा रहा है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तो राय साहब वो जो इन्होंने 400 अरब की बात कर दी कि 400 अरब भी लगेंगे तो हम फायरवॉल दोबारा खड़ी करेंगे, तो हम जो बार बार कहते थे कि फायरवॉल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हुकूमत अब कह रही है कि चाहे आप 40 अरब को रो रहे हैं, हम 400 अरब लगाने के लिए तैयार हैं, फायरवॉल खड़ी करेंगे, और ऐसी आवाज़ों को हमने दबाना है। लेट्स सी कि होता क्या है। लेकिन राज साहब, आज जो पाकिस्तान में हुआ है, जब हम अपने सुनने वालों से मुखातिब हैं और जब ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया, अब से ठीक कुछ घंटे पहले इमरान खान को पिम्स अस्पताल से दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। राज साहब, एक जो अब तक की पिछले कोई 7-8 घंटों की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक इमरान खान को 12 बजकर कुछ मिनट पर अडयाला जेल से निकाला गया। प्रोटोकॉल था, वीगो डाले, काले शीशे वाली गाड़ियां और बुलेट प्रूफ गाड़ी में इमरान खान को अडयाला से मुंतकिल किया गया है, और वहां पर उनका तकरीबन को 3 से 4 घंटे एक प्रोसीजर किया गया। अच्छा, अब ये प्रोसीजर क्या था, इसकी तफसील पहले शेयर कर देते हैं, एंड देन इसका जो पॉलिटिकल एंगल है और हुकूमत ने क्या कुछ कहा है। जो खबर आपके पास है राय साहब, वो आपसे लेंगे। एक तो राय साहब, इसमें रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को एक इंजेक्शन लगाया गया है। ये दूसरा इंजेक्शन है जो प्रोसीजर खान साहब का हो रहा है, इसमें ये दूसरा इंजेक्शन है, और उससे पहले इमरान खान के दिल को भी चेक किया गया है, और उसके बाद कंफर्मेशन जब इनको मिली है तो ये इंजेक्शन इमरान खान को दिया गया और उनकी रजामंदी से सब कुछ हुआ है। अब ये पूरा प्रोसीजर था राय साहब, कोई तकरीबन कोई 3 से 4 घंटों का होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान को ये कहीं मुंतकिल कर देते, रात अडयाला जेल ना लेकर जाते। ये भी एन मुमकिन था कि इमरान खान को किसी रेस्ट हाउस में, किसी सेफ हाउस में कहीं लेकर चले जाते। लेकिन राज साहब, इतनी जल्दी इनको क्या थी कि आनन फानन लाए और फौरी तौर पे लेकर चले गए। और अगर आप इसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, अगर आप उसको उठाकर देखें तो इसमें ना पोस्ट प्रोसीजर जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, स्वेलिंग ना हो जाए। ये करेंगे क्या, इमरान खान को फौरी तौर पे वापस लेकर गए। किस जगह रखा है इमरान खान को? एक काल कोठरी में जहाँ पे हवा, पानी, माहौल जैसा है, वो सलमान सफदर ने बड़ी डिटेल के साथ अपनी रिपोर्ट में उसका हवाला दिया। तो जल्दी किस बात की थी कि इमरान खान को हमने लाना है और फौरी तौर पर लेकर जाना है? देखें हाशमी साहब, ये जो इमरान खान साहब को आधी रात को लाया गया पिम्स हॉस्पिटल में, और पिम्स हॉस्पिटल में उनका एक ऐसा चेकअप किया गया और एक ऐसा प्रोसीजर किया गया जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब के अहले खाना को इतला नहीं दी गई, पीटीआई की क़यादत को इतला नहीं देगी, और पीटीआई की क़यादत के अलावा जो एक मुतालबा था इमरान खान साहब के अहले खाना का, उनकी हमशीरा का और उनकी बहनों का, कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ना लाना और वहाँ इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट ना करवाना, जैसा कि शौकत खानम हॉस्पिटल और इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन ने कहा था, ये बड़े सवालात खड़े करता है।
क्योंकि अगर आप ये कहें कि किसी सिक्योरिटी इशू की वजह से इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में नहीं लाया गया, तो हाशमी साहब ये जो पिम्स हॉस्पिटल है, चूंकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में साफत की है, तो ये पिम्स हॉस्पिटल जो है ये आपका G8 सेक्टर में है, और ये आपका जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है ये H8 सेक्टर में है। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ये रात के वक्त जब ट्रैफिक ना हो तो ये 4 से 5 ज़्यादा 6-7 मिनट की ड्राइव है पिम्स हॉस्पिटल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल तक। तो ये समझ नहीं आती कि अगर ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का कोई इशू है, अगर ये कहते हैं कि पिम्स में हम ज़्यादा फील करते हैं कि ये जगह ज़्यादा सिक्योर है और शिफा इंटरनेशनल जो है ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर कोई दलील हो, कोई वजन हो। एक तो पिम्स जो है ये एक सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पे सिक्योरिटी के ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, ज़्यादा खदशात हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं ये पिम्स आते हैं, यहाँ पे उनका इलाज होता है। KP से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से लोग आते हैं। चूंकि ये एक सरकारी हॉस्पिटल है तो यहाँ पे बहुत रश रहता है और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसको मैनेज करना भी आसान नहीं है और इसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना भी आसान नहीं। दूसरी जानिब जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, अगरचे वो भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता होगा कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अगर किसी हाई प्रोफाइल पेशेंट को लाना है तो उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना पिम्स की सिक्योरिटी को मैनेज करने से ज़्यादा आसान है। तो ये जो 6-7 मिनट की ड्राइव पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, यहाँ पे इमरान खान साहब को ना लाने के पीछे वो कौन सी पुरस्कार वजह है जो ये जाली हुकूमत छुपाना चाहती है। जब बार बार इमरान खान साहब के अहले खाना ये मुतालबा कर रहे हैं, ये दरख्वास्त भी कर रहे हैं, ये अपील भी कर रहे हैं, और ख़ुद जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन हैं वो भी कह रहे हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बेहतर डॉक्टर्स, बेहतर इक्विपमेंट, बेहतर मेडिकल आलात और बेहतर तिब्बी इलाज की सहूलतें मौजूद हैं, तो फिर इमरान खान साहब को बार बार पिम्स क्यों लाया जाता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा। नंबर 2 कि इमरान खान साहब को ये कहा गया और एक प्रेस रिलीज जारी करवाई गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से, और उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए ये खबर सामने लाई गई। तो इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट के बाद यानी उनकी बीनाई के मुतल्लिक ये तस्दीक हुई कि उनकी बीनाई बहुत शदीद मुतासर हुई है। वो एक आधे घंटे के ट्रीटमेंट के बाद इमरान खान साहब को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर देना ये भी फेयर नहीं है। इमरान खान साहब को उस वक्त तक दोबारा से अडियाला जेल में मुंतकिल नहीं करना चाहिए था जब तक इमरान खान साहब का ये पूरा ट्रीटमेंट मुकम्मल ना हो। अब ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को जो तिब्बी हदायत हैं, जो फॉलोअप हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं, उसके साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। जाहिर है कि जब आपका एक ऑपरेशन होता है, आपका एक प्रोसीजर होता है, इमरान खान साहब की उम्र 74 साल है, तो उसके बाद जो एहतियात होती है उसके लिए आपको निस्बतन एक साजगार माहौल दरकार होता है कि एक साजगार माहौल हो जहां आपको जिस किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत है वो मेडिसिन कोई दे सके, आपको खुद जो है वो कुछ ज़्यादा आप ये कह लें कि जिस्मानी मुशक्क़त ना करनी पड़े, आपको ज़्यादा कुछ चलना फिरना ना पड़े जिससे आपका जो प्रोसीजर है वो कोई इफेक्ट हो सके। तो इस पूरी सूरत हाल में जब ये हुकूमत, जाली हुकूमत इमरान खान साहब को दूसरी मरतबा पिम्स लाई है, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की जो बीनाई है, इसके मुतासिर होने का एतराफ़ कर लिया गया है कि इमरान खान साहब की बीनाई मुतासिर है, तभी खान साहब को दूसरी मरतबा पिम्स लाया गया। तो जब आपने ये एतराफ़ भी कर लिया तो फिर इमरान खान साहब को आप हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवाते? आप इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? क्योंकि या तो हो ना कि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई कैदी, कभी कोई सियासी कैदी, कभी कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म, कभी कोई वज़ीर जो कि मौजूदा वज़ीर हो या साबिक वज़ीर हो, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ना गया हो। तो लोग तो जाली बीमारियों के सिलसिले में भी हॉस्पिटल्स में उन्होंने अपनी जेलें गुजारी हैं। तो यहाँ तो अब इस हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब की बीनाई मुतासिर हुई है, उसके बावजूद ना ये कि उनका शिफा इंटरनेशनल में
हॉस्पिटल में इलाज ना करवाना और फिर उनको इलाज के लिए शिफ्ट वहाँ पे ना करना जब तक उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल ना हो, ये बहुत बड़े सवालात इस पे खड़े होते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया या चले पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया तो फिर एक पूरा मीडिया वहाँ पे पहुँचेगा। अगरचे मीडिया जो है वो इमरान खान साहब के मुतालिक कोई खबर नहीं चला सकता जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन एक आप कह लें कि एक और बहुत बड़ी ग्लोबल स्टोरी बनेगी और वो जो ग्लोबल स्टोरी है उससे ये हुकूमत जो है वो घबराहट का शिकार है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इमरान खान साहब को जब आप ट्रीटमेंट जो उनका हक है जब वो हक नहीं दे रहे तो ये उससे भी बड़ी ग्लोबल स्टोरी बनती है। आप देखें कि जिस तरह से हमने पहले कहा था कि इंटरनेशनल कैप्टन्स ने खत लिखा, आज भी मैंने देखा है कि 3-4 जो इंटरनेशनल कैप्टन्स हैं उनके खतूत भी सामने आए, एक आर्टिकल भी सामने आ गया है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी ग्लोबल स्टोरी बनती है जब आप इमरान खान साहब को उनका ट्रीटमेंट का हक नहीं देते। तो इसका मतलब है कि ये बात हर रोज़ वाकयाती शहादतों से ये साबित होता जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुजरमाना साजिश की गई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, जिसे छुपाने के लिए इमरान खान साहब को ना तो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और ना शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। राज साहब, आपको क्या लगता है कि फैमिली से कोई राब्ता किया गया होगा? क्योंकि आज मुलाकात का दिन भी है, होना तो ये चाहिए कि अडाला के दरवाजे खुल जाएं और बहनों को जाकर मिलने दिया जाए, देखा जाए कि उनका भाई जो है वो किस हाल में है। लेकिन बताया जाता है कि मुलाकात नहीं होगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात भी उन्होंने बंद करवा दी, नहीं क्योंकि उनके जरिए लास्ट 2-3 पैगामात आए हैं, आपने अगर गौर किया हो, और इस तनाजुर में भी शायद मुलाकात नहीं होगी। एक और भी राज साहब काम हुआ कि ये जो बैकडोर राब्ते हैं उसके हवाले से एक माहौल बना हुआ है और एक खबर हम शेयर कर दें अपने सुनने वालों के लिए कि हुकूमत और पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमात अचकज़ई साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं उनके दरमियान बैकडोर राब्ते हुए हैं। अब उसमें एजेंडा क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चूँकि ये 300 के करीब जो लोग हैं ना इस वक्त अपोजिशन में, राय साहब 300 से मुराद मेरा ये है कि 90 इसमें से केपी में हुकूमत कर रहे हैं। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, पूरे मुल्क की मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नशिस्तें हैं, ये मैंडेट मिला था इमरान खान की रिहाई का, ऐसे ही राय साहब। और इस मैंडेट के ऊपर अवाम चाहती थी कि खान साहब बाहर आएँ और मुल्क को लीड करें, लेकिन इस मुल्क का भी वक्त ज़ाया किया गया, खान साहब का भी वक्त ज़ाया किया गया, सबका वक्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन मैंडेट कोई और एंजॉय कर रहा है। अब अचकज़ई साहब के पास भी मैंडेट यही है कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए बात करनी है। अब उन्होंने क्या किया, राब्ते हुए और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात होंगी, इलेक्शन इस्लाहात के लिए बात हो रही है। और ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन लीडर में चैम्बर राब्तों के दौरान कबल इस वक्त इंतखाबात पर भी इब्तदाई बातचीत हुई। हुकूमत के अपोजिशन लीडर से राब्तों पर पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन लीडर मुस्तकिल के राब्तों में सियासी सीरों की रिहाई का मुतालबा करेंगी, ये एक बात आई है। अब करेंगी या नहीं करेंगी, दैट इज अनदर थिंग। क्या वाकई इलेक्शन पर बात हो रही है राय साहब? और फिर क्या जरदारी साहब के लिए फिक्रमंदी की बात है या फिर ये ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हम, आप और पूरी कौम लगी हुई है? देखें आशमी साहब, अचकज़ई साहब के सामने पीटीआई वालों को हाथ जोड़ लेना चाहिए। अचकज़ई साहब जो हैं उनका एक सियासी करियर रहा है जहाँ पे वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासत करते रहे हैं, अभी वो अपोजिशन लीडर हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये जाली हुकूमत जो कि जाली इलेक्शन की इमारत पर अपनी हुकूमत बना के खड़ी हुई है, ये कोई कब्ज़त वक्त इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करेगी संजीदा नोयत के, या इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोई मुज़ाकरात करेगी, तो ये मतलब मेरे जैसा सहाफ़त का अदना तालिब इल्म जो सियासत के उस्ताद हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, ये मेरे जैसे अदना तालिब इल्म को ये बात समझ नहीं आती। नहीं, आप भी बड़े उस्ताद हैं। नहीं, हम तो साफ़ी तो ज़ाहिर है कि हमेशा सहाफ़त का तालिब इल्म ही रहता है, लेकिन उनको चलें एक सियासत का उस्ताद माना जाता है, तो वो इतने बड़े ट्रैप में कैसे आ सकते हैं कि वो ये मान लें कि ये हुकूमत जो है इलेक्शन इस्लाहात करेगी। ये हुकूमत करेगी इलेक्शन, पहले भी तो आए हैं, सॉरी पहले भी तो आए हैं। हुकूमत ने कहा कि खान साहब ठीक है, इनके अल्फाज से कि इमरान खान की सेहत ठीक है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। पहले भी तो आए हैं राय साहब, ये अचकज़ई साहब। जी आप ठीक कह रहे हैं। अचकज़ई साहब को कोई 1 घंटे तक
अपने कमरे में जहाँ वो मताला करते हैं, क्योंकि उनका मताला भी बड़ा वसी है, तो बल्ब वगैरह ऑफ करके 1 घंटा वो ज़रा सोचें कि ये हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मुज़ाकरात करेगी जो कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मुकम्मल तौर पर लूट के आई है। यानी पाकिस्तान की तारीख में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें रिगिंग तो होती रही है, लेकिन 8 फरवरी 2024 को जो रिगिंग हुई है, यानी प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यानी एक जमात से आप इंतखाबी निशान भी छीन लें, उसको कैंपेन भी ना करने दें, उसको कॉर्नर मीटिंग भी ना करने दें, उसके तमाम रहनुमाओं को जेल के अंदर डाल दें, दहशतगर्दी के मुकदमात बना दें, उनके चेयरमैन को जेल के अंदर डाल दें, और उसके बावजूद जब आप इलेक्शन हार जाएं तो आधी रात को नतायज तब्दील करके अपनी 17 नशिस्तों को आप 2/3 तकरीबन अक्सरियत में बदल लें और 2/3 अक्सरियत को अक़लियत में बदल लें, तो जो हुकूमत जो है वो इस तरह का शब खून मार रही है इलेक्शन के ऊपर, जो जमातें इस तरह का शब खून मार रही हैं, आप उनसे इलेक्शन इस्लाहत मांग रहे हैं, वो इलेक्शन इस्लाहत करेंगे। और इससे पहले हाशमी साहब कितनी मरतबा इलेक्शन इस्लाहत हुई हैं, कितनी मरतबा ये इलेक्शन इस्लाहत का डोल डाला गया है। ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये अपोजिशन कहती थी इलेक्शन इस्लाहत करें, पूरी इलेक्शन इस्लाहत का एजेंडा, चूँकि जिस वक्त आरिफ अलवी साहब सदर थे तो मेरा बतौर सहाफ़ी बहुत तवातुर के साथ ऐवान सदर जाना होता था, और वहाँ पे पूरा एक इस्लाहत का एजेंडा था जो कि इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर ने मिल के बनाया था। फिर वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मुतल्लिक एक पूरा पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन वो किधर गई आपकी इस्लाहत? तो ये तो एक इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत होगी, एक ऐसी हरकत होगी या एक ऐसा इकदाम होगा कि आप हुकूमत के हाथों में खेल रहे हैं। हुकूमत जो चाहती है, जिस तरह से आपको खिलाना चाहती है, आप उस तरह से खेल रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पे बात करें। और भाई आज तक कभी कोई इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन हुए हैं? ये 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है ये कोई इंतखाबी इस्लाहात के तहत हुआ है, या अगला जो इलेक्शन होगा वो कोई इंतखाबी इस्लाहात के तहत होगा? आपका एजेंडा क्या होना चाहिए? आपका एजेंडा इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है, देखें 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन अब आप नहीं खोल सकते, उसको भूल जाएं। आप ये जो जाली तरमीम हो गई हैं इनको फौरी तौर पर वापस नहीं कर सकते जब तक आप वापस हुकूमत में नहीं आते। इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा, ये तमाम डाइवर्जन्स हैं, ये तमाम जो हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब और पीटीआई के रहनुमाओं को रिहा करवाना। और नंबर 1 एजेंडा ये होना चाहिए कि चूंकि इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब के दम से ये पार्टी है, तो इमरान खान साहब की रिहाई आपका नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए, और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। इसके अंदर ये जो जाली हुकूमत टाइम गेन करने के लिए कहती है कि आएँ जी इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें, आएँ जी हम कोई आईनी तरमीम पर बात करें, ये सब फजूलियात हैं। मैं आपको तो ज़ाहिर है कि आप सहाफ़ी हैं, तो हम आम लोगों को समझाने के लिए कि ये हमेशा से टाइम गेन करने का एक तरीका है, ये एक बारीक वारदात है। इसलिए महमूद खान अचकज़ई साहब को अब बहुत इज्जत एहतराम मिला हुआ है। पहली मरतबा वो कौमी मंजरनामे पर सामने आए हैं। सूबाई मंजरनामे पर या मकामी सतह के मंजरनामे पर तो वो थे, तो अब अगर वो कौमी फजलुर रहमान साहब को भी लाइमलाइट मिली थी इसी तरह, आपको याद होगा। आई डोंट नो इफ इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन फजलुर रहमान साहब को लाइमलाइट मिली 26वीं तरमीम से पहले, और असद कैसर साहब ने जाकर खान साहब को ये पैगामात भिजवाए कि हमने राब्ते बहाल कर लिए, और इमरान खान के अल्फाज इनके बारे में थे कि हाँ अगर जो जमहूरियत के लिए खड़ा होगा तो हम उसके साथ होंगे। थोड़ा सा इज़ इट टू अर्ली टू से? आई डोंट नो। अचकज़ई साहब, फजलुर रहमान साहब दोनों डिफरेंट शख्सियात हैं या फिर एक जैसी हैं, ये भी खैर हमें वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा ये जो पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर की तब्दीली की बात हो रही है, अब खबर ये आ रही है कि अलीमा खान बैरिस्टर गौहर से नाराज है, होना भी चाहिए। नाराजगी का लफ्ज़ सिर्फ अलीमा खान साहबा 25 करोड़ अवाम बैरिस्टर गौहर से नाराज हैं। सही कहा आपने। 25 करोड़ अवाम जो है वो बैरिस्टर गौहर से सिवाय उनके अपने घर वालों के, सिवाय उनके अपनी इमीडिएट फैमिली के, कोई एक बंदा निकाल के मुझे बता दें जो उनसे राजी हो। नहीं, वो भी नाराज ही होंगे, वो बता नहीं सकते, लेकिन वो भी नाराज ही होंगे। इनको तब्दील करना भी एक मसला है ना। 26 नवंबर को भी जो कुछ उन्होंने किया, फ़ोन लेकर चले गए खान साहब के पास के आए एक पैगाम दे दें और बंदे बाहर जो हैं वो आपके कहने पे उड़ जाएंगे।
इनका ना किरदार सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हमेशा नेगेटिव ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली इनको तब्दील अगर नहीं किया जाता तो उसका बड़ा नुकसान होगा, और हम देख रहे हैं कि नुकसान क्या होगा कि खान साहब की तहरीक जो है आज़ादी की, वो रिहाई की, वो नहीं चल रही। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इनके इस रवैये की वजह से राय साहब ये जो फोर्स है, रिहाई फोर्स, ये बनानी पड़ी। मेरी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो सर्कल जो इस सोच से बहुत करीब है, और शफी जान एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, वहाँ से खबर ये पता चली है कि जब हम अपने सीनियर्स के पास जाते हैं जिनके पास ये मैंडेट है, जिन्हें इमरान खान ने रिहाई और तहरीक और बाकी बातों का जो ऐलान किया कि ये करेंगे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो खामोश हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि कुछ करें तो वो आगे से कहते हैं कि ज़रा आप हौसला करें, अभी आप नौजवान हैं, इस किस्म की बातें। तो हमने तहरीक इंसाफ के जो कायदीन ना ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने देते हैं राय साहब, ना ये इलेक्शन होने देते हैं। आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो करना था तहरीक इंसाफ के साथ कर लिया। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करें, दोबारा से इलेक्शन करवा दें। उसमें नुकसान क्या होगा इन लोगों का? सबसे पहले बैरिस्टर गौहर फारूक होगा, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब, टाटा बाय बाय, फिर उसके बाद अब शेख वकास अकरम, और फिर बाकी फिर लाइन लग जाएगी, चूंकि फिर इनकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना रीराइट होने दे रहे हैं। बहुत पहले आरिफ अलवी साहब को ये टास्क दिया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करें, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 3 साल का आपने वक्त ज़ाया कर दिया। पहले बैरिस्टर गौहर को इसलिए रखा हुआ था कि शायद वो उनके कागजात के ऊपर दस्तखत हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्तें चली हैं वहाँ पे इनको चेयरमैन डिक्लेयर किया हुआ है। अगर इनको हटा दिया गया तो यकीनन उसके ऊपर असर पड़ेगा। राय साहब, अब तो ना पटिशंस, ना इनका तहरीक इंसाफ पर पाबंदी किसी तरह भी कोई फ़ायदामंद साबित होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करके इलेक्शन इनको करवाने चाहिए थे। ये ज़रूर एक सोच है। अब ये इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे, इसलिए इन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, जो बैरिस्टर गौहर के रवैये के बाद जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप के रवैये के बाद, जिसमें शानदाना गुलजार हैं, अली मोहम्मद खान हैं, शेख वकास अकरम है, शहरियार अफरीदी साहब और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, उमर अयूब साहब हैं, और आप लिस्ट एक लंबी चौड़ी आपको पता चल जाएगी। आप नाम लेना शुरू करें तो तकरीबन सारी क़यादत ही नज़र आएगी। तो इसमें ये भी वजह बनती है। आपके नज़दीक और क्या वजह हो सकती है राय साहब? बैरिस्टर गौहर को निकालना तो एक ही वजह कि वो लीड नहीं कर रहे, लेकिन जो रिहाई फोर्स को बनाना, इसकी और वजह क्या हो सकती है? ये दुरुस्त फैसला होगा या ये फैसला दुरुस्त नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी के लिए? देखें, एक तो बैरिस्टर गौहर जो हैं, ये जब ट्वीट करते हैं तो ये रिप्लाईज बंद कर देते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितने गैर मकबूल हैं। खुद पीटीआई के रैंक्स के अंदर के इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये अपने ट्वीट्स के रिप्लाईज ओपन कर दें। ये तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको जब चेयरमैन बनाया गया था तो उस वक्त एक वजह ये थी कि एक ऐसी शख्सियत को चले चेयरमैन बना दिया जाए कि पीटीआई के अंदर चूँकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं, तो कोई ऐसा इख्तलाफ न बने कि फ़लाँ का हक था या फ़लाँ ने ज़्यादा कुर्बानी दी और कोई इमरान खान साहब के साथ बहुत देर से खड़ा था। तो इसलिए कहा गया कि चलें इनको चेयरमैन बना दिया जाए। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन वाले मामलात हैं वो आपने एक्सप्लेन कर दिए कि उसकी क्या वजूहत हैं। अब जो आपने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रिहाई फोर्स और शानदाना गुलजार का जिक्र किया, अब मैं ये देख रहा था कि एक खबर लीक करवाई गई जिसमें शानदाना गुलजार ने ये तासुर दिया, यानी उस खबर में ये तासुर दिया गया कि शानदाना गुलजार ने अलीमा खान साहिबा का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की और ये कहा कि ये तय कर लिया जाए कि पार्टी कौन चलाएगा, हमने कुर्बानियाँ दी, और इस तरह उन्होंने नाम दिए बगैर, यानी जो काम शेर अफजल मरवत नाम लेके कर रहे थे, जो काम अली अमीन गंडापुर साहब नाम लेके कर रहे थे अलीमा खान साहिबा पर तनकीद, तो ये भी जिस तरह हम पहले कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से ये खबरें मुख्तलिफ लोग इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो तमाम हल्कों के लिए जो दर्द सर हैं इस जाली हुकूमत के लिए या मुतलका हल्कों के लिए, ताकतवर हल्कों के लिए, वो तो अलीमा खान साहब हैं। तो इसी पूरी जब ये बौछार थी इल्ज़ामात की अलीमा खान साहिबा पर, तो शानदाना गुलजार साहिबा के मुतल्लिक ये खबर जो है ये ज़राए से आ गई कि उन्होंने पार्टी के अंदर जो है वो अलीमा खान साहिबा का नाम लिए बगैर उनके बयानात पर बड़े एतराज़ात किए और ये कहा कि ये हमें कौन होती हैं डिक्टेट करने वाली या इस तरह की बातें करने वाली। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कौन किस कैंप में खड़ा है। इमरान खान साहब
की रिहाई के लिए नेक नियति से कौन किस कैंप में खड़ा है और कौन सिर्फ वो जो एक कहावत है ना, मुहावरा पंजाबी का और भी और पटवारी का भी, कि गोंगनुओं से मिट्टी झाड़ना, कि कौन गोंगनुओं से मिट्टी झाड़ रहा है कि बस खाना पूरी करें और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई एफर्ट ना की जाए। अब जो आपने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई फोर्स बनाना, क्या ये ठीक इकदाम है या नहीं, तो एक सहाफ़ी के तौर पर मेरा तज्जिया ये है कि इसके लिए शायद एक अलग फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब सुहेल आफरीदी ने अपनी जानिब से नेक नीयती के साथ ये इकदाम किया कि चलें यहाँ पे मुझे कभी सियासी कमेटी रोक लेती है, कभी कोर कमेटी रोक लेती है, कभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान रोक देती है, कभी बैरिस्टर गौर जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने आज कहा कि इस वक्त तहरीक चलाने का वक्त नहीं है, और कभी महमूद खान अचकज़ई जो हैं ये मज़ाकरात का ढोल डाल के बैठ जाते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि चलें जब ये रिहाई फोर्स होगी तो इसकी एक अपनी लीडरशिप होगी, इसकी अपनी एक चेन ऑफ कमांड होगी, तो हम इसकी चेन ऑफ कमांड के तहत ये तहरीक चलाएंगे। लेकिन चूँकि सुहेल आफरीदी महमूद खान अचकज़ई नहीं है, सुहेल आफरीदी सलमान अकरम राजा नहीं है, सुहेल आफरीदी इस वक्त इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान के अंदर दूसरे सबसे बड़े लीडर, सबसे मकबूल लीडर बन चुके हैं। इस वक्त जो उनकी मकबूलियत है इमरान खान साहब की वजह से, उसका शायद खुद सुहेल आफरीदी को भी इतना अंदाज़ा नहीं है। तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि महमूद खान अचकज़ई अगर गो हेड नहीं दे रहे या सियासी कमेटी या कोर कमेटी गो हेड नहीं दे रहे तो आप कहें कि मैं इसलिए एक रिहाई फोर्स बना रहा हूँ। तो तब भी अगर इन लोगों ने रिहाई फोर्स की मुखालफत कर दी तो तब भी तो आपको इनके मुखालिफ जाके ये तहरीक चलाना पड़ेगी। अब रिहाई फोर्स में जो रजिस्ट्रेशन का अमल होगा उसमें खदशा क्या है? उसमें खदशा ये है कि ISF के जो नौजवानों को शामिल किया जाएगा या जो चेन ऑफ कमांड बनाई जाएगी वो बड़े पैमाने पे जो रजिस्ट्रेशन होगी। इस तरह की भी इतलात आई हैं कि जो PTI के अंदर से कुछ लोगों ने उनके नाम जो हैं वो दिए हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को। तो ये एक आप कह लें कि एक नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो PTI के नौजवानों के लिए भी एक खतरे का बायस बन सकती है। सुहेल आफरीदी साहब, PTI खुद इतनी बड़ी जमात है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फोर्स बनाने की शायद ज़रूरत नहीं थी। आप ये कह लें कि सुहेल आफरीदी को एक नेक नियति के साथ उन्होंने इकदाम किया या एक मजबूरी के तहत किया, लेकिन जब आपने सियासी कमेटी को, महमूद खान अचकज़ई को, सलमान अकरम राजा को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को बाईपास करना है और मेरिट पर बाईपास करना है, और जो आपका हक भी है और इमरान खान साहब के साथ वफादारी का हक निभाने के लिए ज़रूरी भी है, तो फिर शायद ये अलग फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप जब निकलेंगे यानी सुहेल आफरीदी, तो जो इमरान खान साहब और PTI के साथ लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त उनके साथ, इमरान खान साहब के साथ अच्छा, इसकी ना एक एग्जांपल दे देते हैं ना। जो उस वक्त लीड किया था वो अली अमीन गंडापुर ने लीड किया था, आपको याद होगा। ही वॉज अ वज़ीर आला ऑफ अ प्रोविंस। उसमें बैरिस्टर गौहर चेयरमैन उस वक्त भी थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन उन्होंने लीड नहीं किया राय साहब। और फिर इसमें एक और बात यह है कि एक डिसिप्लिन की भी बात होती है ना, जो आपने नुक्ता उठाया बहुत ही अहम है कि ये ना हो के अंदर ही एक और पार्टी के अंदर एक पार्टी बन जाए और वो इतनी तगड़ी फोर्स हो कि वो लीडर्स जो है वो उसे संभाल ना सके। और खैर ये नुकसान तो पार्टी को इसका होगा, लेकिन ये नुक्ता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पहले वाला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। राय साहब, एक फ्रेश क़यादत, एक मजबूत प्लेटफॉर्म, और इसके बगैर बाकी तो इनके पास राय साहब कौन सा कोई ये इलेक्शन से आए या किसी ने इनको कहा कि ठीक है ये आज के बाद ये पार्टी के चेयरमैन होंगे। ही वॉज कम्प्लीटली नॉमिनेटेड बाय इमरान खान एंड देन ऑब्वियसली ही हैज़ द मैंडेट ऑफ इमरान खान। अब पहली अगर एक मुलाकात होगी ना तो शायद ये भी ख़तरा है कि बैरिस्टर गौहर तो आसानी से हुकूमत के साथ रब्ता भी कर लेते हैं, बात भी हो जाती है। तो इमरान खान ने अगर अंदर से हुक्म दे दिया कि इसको हटाओ, तो फिर इसलिए भी शायद मुलाकातों को ये रोक रहे हैं, और जब तक ये धक्का दे सकते हैं ये देंगे। देखें, बैरिस्टर गौहर जो है, इनको अगर सुहेल आफरीदी बाईपास करेंगे तो सुहेल आफरीदी का क्या ख्याल है कि उनके ऊपर कोई एतराज़ करेगा? कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर भी जब उस काफिले को लीड करके आए थे, अभी तो वो ये कह रहे हैं कि जी इतने लोग नहीं थे। अली अमीन गंडापुर साहब को थोड़ा सा अपने सियासी कद काट का ख्याल करना चाहिए।
उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी। मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी को उन्होंने शिकस्त फाश दी और उनको ये ख्याल करना चाहिए कि अगर पीटीआई के उस काफिले में, उस कारवां में लोग ना होते इतनी बड़ी तादाद में, तो ये इस्लामाबाद में दाखिल कैसे होते? क्योंकि आपको याद होगा कि ये हुकूमत और जो पुलिस अफसरान हैं वो बार बार टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि अटक जो है हमारी रेड लाइन है, अटक हम पुल किसी सूरत क्रॉस नहीं करने देंगे। और फिर आपने देखा कि कैसे इतनी आंसू गैस और शेडिंग के बावजूद जो है ये सारे काफिले इस्लामाबाद पहुंचे और फिर डी चौक पहुंच गए। फिर अगर लोग ना होते, हाशमी साहब, ये जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि उस वक्त भी लोग नहीं निकले, लोग ना होते तो ये दौड़ते हुए ये जाली हुकूमत आजम स्वाति को और बैरिस्टर गौर को जाके भेजती इमरान खान साहब के पैर पकड़ने के लिए कि आप ये धरना डी चौक पे ना करें, संजानी पे करें और एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। मिसाल के तौर पर अगर सपोज वो कुछ सिर्फ चंद 100 लोग होते तो ये हुकूमत इतनी पैनिक होती कि इमरान खान साहब के पैरों में जाके गिर जाती कि आप ये जलसा, ये धरना जो है संजानी में करें और डी चौक में ना करें। तो ये तो इस बात का सबूत है कि अली अमीन गंडापुर जो कि इतने पॉपुलर उस वक्त नहीं रहे थे, 2-3 जो उन्होंने पहले कॉम्प्रोमाइज किए थे, तो उसके बावजूद इतने लोग उनके साथ निकले। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सुहेल आफरीदी जब निकलेंगे, जो एक नौजवान भी हैं और उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी है, तो कितने ज़्यादा लोग निकलेंगे। दूसरा जो है वो आपने कहा इलेक्शन का, शायद ये भी बात की बात है, पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि चले अब आप कहते हैं कि रमज़ान आ गया है, रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद के फ़ौरन बाद की आप तारीख दें और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फ़ाइनल कॉल दें। टाइम इज़ रनिंग आउट। जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है बाद में इससे भी बदतर किया जा सकता है। और अगर आप ये कहेंगे कि हम पार्लियामेंट के सामने धरना दे के बैठ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे के बैठ जाएंगे, तो कम से कम इससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा जहां से ये तहरीक चल सकती है। अब तो राय साहब एक दूसरे की लोग बात नहीं मानते और एक दूसरे का ना एहतराम है, ना प्लस एतबार भी नहीं है किसी को, और लोग सारे प्रॉक्सी से भरे हुए हैं। तो इलेक्शन से कम एक माहौल चेंज हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। वर्ष ये हमारी आज की निश्चित थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने